नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तहों में उतर रहे हैं जो यकीनन सुनने वालों को आखिर तक बांधे रखेगी। हाँ, ये कहानी है राघव नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। बिल्कुल, जिसकी एक बिल्कुल आम सी शाम मतलब देखते ही देखते एक भयानक जानलेवा पहेली में बदल जाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक कसी हुई सस्पेंस थ्रिलर की तरह है, हर मोड़ पर एक नया झटका। तो चलिए राघव की उस रात की यात्रा पर चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ था। कहानी की शुरुआत, जैसा आपने कहा, बहुत साधारण है। शायद इसीलिए ये बाद में और भी ज्यादा डरावनी लगती है। हाँ, रोजमर्रा की शाम, ऑफिस से घर लौटना कितना नॉर्मल लगता है। और फिर एक अनजान फोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। हाँ, तो ये शुक्रवार की शाम है, बाहर तेज बारिश हो रही है। राघव करीब 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रोज की तरह ऑफिस से थोड़ा देर से निकलता है। शहर की सड़कें गीली हैं, ट्रैफिक धीमा है। वो माहौल होता है ना, बारिश वाला, थोड़ा बोझल सा। हाँ, कार की विंड स्क्रीन पर पानी की बूंदें। वो अपनी धुन में गाड़ी चला रहा है और तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, सिर्फ एक अनजाना नंबर। स्ट्रेंज। वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ खामोशी, एकदम सन्नाटा। वो हेलो हेलो कहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो कॉल काटने ही वाला होता है कि तभी एक बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो वैसी आवाज आती है। आवाज कहती है, राघव, आज रात घर मत जाना। और बस इतना कहकर कॉल कट। सोचिए जरा, क्या हालत हुई होगी राघव की। पहले तो शायद लगा होगा कोई दोस्त है, मजाक कर रहा है। हाँ बिल्कुल, उसने फौरन उस नंबर पर कॉल बैक करने की कोशिश की होगी। लेकिन फोन पर जवाब मिलता है, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। अब ये अजीब है, मजाक करने वाला दोस्त नंबर क्यों छुपाएगा और नंबर गायब कैसे हो गया? यहीं से वो बेचैनी, वो डर शुरू होता है। मन में सवाल उठते हैं, क्या ये वाकई कोई चेतावनी थी? कौन था वो? क्यों? और इन्हीं सवालों के साथ वो अपनी बिल्डिंग पहुंचता है। उसकी उलझन और डर तब और बढ़ जाते हैं जब वो अपनी 9वीं मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट के पास पहुंचता है। पता चलता है पूरी बिल्डिंग में बिजली गुल है। अंधेरा, गलियारा सिर्फ इमरजेंसी लाइटों की पीली धुंधली रोशनी में डूबा हुआ है। माहौल और डरावना हो गया है। परछाइयां लंबी हो रही हैं, वो सब। वो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचता है, जेब से चाबी निकालता है और जैसे ही चाबी लगाने जाता है उसका दिल एकदम जोरों से धड़कने लगता है। क्यों? क्या हुआ? दरवाजा लॉक नहीं है, बल्कि थोड़ा सा खुला हुआ है। अरे, जबकि उसे पक्का याद है कि सुबह ऑफिस जाते वक्त उसने दरवाजा लॉक किया था। हाँ, ये छोटी सी बात नहीं है। दरवाजे का खुला होना मतलब गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। अब डर सिर्फ शक नहीं, बल्कि हकीकत लगने लगा है। वो बहुत धीरे से दरवाजा अंदर की तरफ धकेलता है, झांकता है। लिविंग रूम में अंधेरा, लेकिन अंधेरे में भी उसे एक गंध आती है, सिगरेट के धुएं की। और वो खुद सिगरेट नहीं पीता। मतलब साफ है, कोई उसके घर में आया था, कोई अजनबी, कोई ऐसा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। क्या वो अब भी अंदर है? ये सोचकर ही डर लगता है। हाँ, दिल तो मुंह को आ गया होगा। वो दबे पांव अंदर जाता है। और तभी उसकी नजर कॉफी टेबल पर जाती है। इमरजेंसी लाइट की हल्की रोशनी में टेबल पर कुछ रखा है। क्या? एक तस्वीर। वो पास जाकर देखता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसकी तस्वीर? उसी की, राघव की। और तस्वीर आज शाम ही खींची गई है जब वो ऑफिस से निकल रहा था। ये कैसे मुमकिन है? किसने खींची और ये यहाँ कैसे आई? और बात यहीं खत्म नहीं होती। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा है। क्या लिखा है? कांपते हाथों से राघव तस्वीर पलटता है। पीछे लाल स्याही से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, तुम पर नजर रखी जा रही है। ओहो, अब ये डर नहीं, दहशत है। ये सिर्फ धमकी नहीं, ये ऐलान है कि वो अकेला नहीं है, कोई उसके बहुत करीब है। उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। अब क्या करेगा वो? बिना एक पल गंवाए वो अपना फोन निकालता है। सही किया। पुलिस उसकी घबराहट समझती है, जल्द से जल्द पहुंचने का वादा करती है। राघव थोड़ा संभलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फोन फिर बजता है। वही नंबर। हाँ, वही अनजाना नंबर। इस बार क्या? इस बार खामोशी नहीं है, एक ठंडी मशीनी सी आवाज है। सीधी बात करती है। क्या कहती आवाज? पुलिस को शामिल करके तुमने गलती की राघव, लेकिन शायद अभी भी तुम्हारे पास जिंदा रहने का एक मौका है। बाप रे। अगर तुम चाहते हो कि सुबह का सूरज देख सको, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मेरे निर्देशों का पालन करो, वरना तुम मर जाओगे। अब तो राघव के पास कोई रास्ता नहीं बचा, उस आवाज के जाल में है। वो डर से कांप ही रहा होता है कि अचानक रसोई की तरफ से जोर से कुछ टूटने की आवाज आती है, जैसे कांच का ग्लास फर्श पर गिरा हो। क्या घर में कोई और भी है? वो कहाँ छुपा है? वो घबराकर पास पड़ा किचन नाइफ उठा लेता है। हिम्मत करके धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ता है।
दिल तेजी से धड़क रहा होगा। रसोई के दरवाजे पर पहुंचकर वो अंदर झांकता। कौन है वहां? कोई नहीं, बस फर्श पर एक टूटा हुआ ग्लास बिखरा पड़ा है। ओहो, ये तो माइंड गेम्स हैं। उसे डरा कर रखने की कोशिश, उसे एकदम किनारे पर रखने की। और ये खेल अभी और भयानक होने वाला है। जैसे ही राघव रसोई से वापस लिविंग रूम में आता है, अचानक टीवी अपने आप चालू हो जाता है। अपने आप? कैसे? पहले स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक, वो झिलमिलाहट सी, फिर तस्वीर साफ होती है और जो नजर आता है उसे देखकर राघव की चीख निकल जाती है। क्या दिखता है टीवी पर? उसी के अपार्टमेंट का लाइव वीडियो फीड और कैमरा ठीक उसी जगह से शूट कर रहा है जहां वो खड़ा है। मतलब उसके घर में छिपे हुए कैमरे लगे हैं, बिना उसकी जानकारी के? हाँ, उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। उसकी प्राइवेसी कुछ नहीं बची। और तभी फोन फिर बजता है। वही मशीनी आवाज इस बार निर्देश देती है। क्या निर्देश? तुम्हारे पास एक घंटा है, चाकू वहीं फेंक दो, अपनी कार में बैठो और हिल रोड पर बने पुराने वीरान अस्पताल पहुंचो, जल्दी। हिल रोड का वीरान अस्पताल, वो तो शहर की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। हाँ, सालों पहले एक रहस्यमयी आग लगी थी, तब से बंद पड़ा है, खंडहर है बिल्कुल। अफवाहें हैं कि वहां भूत वगैरह हैं, लेकिन आज का खतरा भूतों का नहीं है। बिल्कुल, ये खतरा इंसानी है और शायद ज्यादा भयानक। मौत के डर से राघव आवाज के निर्देशों का पालन करता है, चाकू फेंक देता है, कांपते कदमों से बाहर निकलकर कार में बैठता है और अस्पताल की तरफ चल देता है। बारिश अब भी हो रही है। जब वो अस्पताल के टूटे फूटे जर्जर गेट के पास पहुंचता है तो वो गेट अपने आप एक कर्कश आवाज के साथ खुल जाते हैं, जैसे कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। कार से उतरते ही फोन फिर बजता है। अगला निर्देश, क्या? अंदर जाओ, तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 302, और याद रखना, अकेले। अकेले? उस खंडर में, रात के वक्त? राघव हिचकते हुए अस्पताल के अंदर कदम रखता है। अंदर का माहौल सोचिए, धूल, जाले, सड़न की गंध, खाली गलियारों में उसके कदमों की गूंज। और फर्श पर जमी धूल में उसे ताजे जूतों के निशान दिखाई देते हैं। मतलब वो अकेला नहीं है, वहां कोई और भी है। डर पर काबू पाते हुए वो टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। गलियारे के अंत में कमरा नंबर 302 का दरवाजा। और वो दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ है, जैसे उसके घर का दरवाजा था। हाँ, वो दरवाजे को धीरे से धकेलता है। अंदर अंधेरा है, सिवाय एक जगह के। कहाँ? कमरे के ठीक बीच में एक कुर्सी रखी है और उस कुर्सी पर एक लैपटॉप रखा है जिसकी स्क्रीन चमक रही है। जैसे ही राघव कमरे में कदम रखता है, लैपटॉप पर अपने आप एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्क्रीन पर वो खुद है। क्या? कैसा वीडियो? पिछली रात का वीडियो। वो अपने ही बिस्तर में गहरी नींद में सो रहा है। ये किस लेवल की निगरानी है? उसके सोते हुए का वीडियो। हमलावर न सिर्फ उसके घर में कैमरे लगा सकता है बल्कि उसके बेडरूम में भी। तभी लैपटॉप की स्पीकर से वही मशीनी आवाज आती है। अब क्या कहती है आवाज? समझ में आया राघव? तुम्हारी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल, हर डिटेल मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारी नींद, तुम्हारा जागना, सब कुछ। डरावना है ये तो। लेकिन आज रात तुम्हें वो सच पता चलेगा जो तुमसे छुपाया गया है। कौन सा सच? स्क्रीन पर तस्वीर बदलती है। अब राघव के ऑफिस का सीन है। उसकी एक सहकर्मी है अपर्णा, उसकी डेस्क नजर आ रही है। डेस्क पर कुछ फाइलें, दस्तावेज। फिर अचानक स्क्रीन काली हो जाती है और अगली तस्वीर दिल दहला देने वाली है। क्या है? वही लड़की अपर्णा, एक कुर्सी से बंधी हुई, मृत। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे, फर्श पर खून। ओह माय गॉड! राघव उसे पहचानता है। कल ही ऑफिस में बात हुई थी। लैपटॉप से आवाज आती है। उसे कुछ ऐसा पता चल गया था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। तुम्हारी तरह ही, जब तक कि तुम मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं हो जाते। ये तो खुली धमकी है, ब्लैकमेल। अपर्णा का अंजाम दिखाकर राघव को मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले कि राघव कुछ सोच पाए, उसके पीछे कमरा नंबर 302 का दरवाजा जोर से बंद होता है। बंद? मतलब कोई और भी है कमरे के पास? हाँ, और उसे गलियारे में तेजी से हिलती हुई एक परछाई का एहसास होता है। वो कमरे में अकेला नहीं फंसा है। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन दरवाजा अब बाहर से बंद है। खिड़कियां जाम है या बहुत ऊपर, वो फंस चुका है। तभी उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है, वही अनजाना नंबर। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द। क्या? दराज देखो। दराज? कौन सी दराज? कुर्सी के पास एक टूटी फूटी डेस्क है। उसकी एक दराज थोड़ी खुली है। कांपते हाथों से वो दराज खींचता है। अंदर क्या है? एक फाइल, और फाइल पर उसका नाम लिखा है, राघव। उसके नाम की फाइल? क्यों? वो फाइल खोलता है। अंदर उसकी पर्सनल तस्वीरें, बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपी
और उसकी कंपनी के कुछ गोपनीय ईमेल। ओहो, अब उसे पूरी तस्वीर साफ हो रही होगी। हाँ, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं, ये कोई पागल का काम नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। उसे फंसाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन क्यों? मकसद क्या है? लैपटॉप से फिर आवाज आती है, इस बार आवाज में जैसे ताना मार रही हो। क्या कहती है? पिछले महीने विदेशी क्लाइंट्स के साथ वो बड़ी डील तुमने ही फाइनल की थी ना राघव? सारे पेपर्स तुमने ही संभाले थे। कभी सोचा कि उस डील का सारा पैसा असल में कहाँ गया? नहीं सोचा होगा। नहीं, लेकिन तुम्हारा बॉस जानता है, अपर्णा जानती थी, और अब तुम भी जानते हो। तो ये मामला कॉर्पोरेट फ्रॉड का है, लाखों का घपला। हाँ, अपर्णा शायद इसी का पर्दाफाश करने वाली थी, इसलिए उसे मार दिया गया। और अब राघव को फंसाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाने के लिए। तभी उसे गलियारे से तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई आ रहा है कमरे की तरफ। कौन? राघव फौरन कुर्सी के पीछे छिप जाता है। दरवाजा खुलता है, एक लंबा आदमी अंदर आता है, काले कपड़े, चेहरे पर नकाब, हाथ में एक भारी सब्बल मतलब क्रोबार। ओह, ये वही है जिसने... शायद। नकाबपोश आदमी गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा है, कमरे की तलाशी ले रहा है, सब्बल से चीजों को इधर उधर फेंक रहा है। राघव जहां छिपा है सांस रोककर बैठा है। नकाबपोश आदमी कुर्सी के बिल्कुल पास आ जाता है। वो लगभग राघव को देख ही लेता है। फिर? लेकिन तभी अचानक अस्पताल के किसी दूसरे हिस्से से एक तेज अलार्म बजने लगता है। अलार्म? कैसे? पता नहीं। नकाबपोश आदमी चौंकता है, उसका ध्यान भटकता है। वो एक पल रुकता है, फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है, शायद अलार्म की तरफ। राघव बच गया। बाल बाल। जैसे ही वो जाता है, राघव के फोन पर फिर मैसेज आता है। फिर से? क्या लिखा है? देखा उसे? यही वो आदमी है जिसने अपर्णा को मारा। क्या तुम अगला शिकार बनना चाहते हो? अगर नहीं तो मुझ पर भरोसा करो, उस पर नहीं। ये आवाज, ये कौन है? क्या ये राघव की मदद कर रही है या ये भी खेल का हिस्सा है? राघव के पास सोचने का वक्त नहीं है, उसे यहां से निकलना है। वो लैपटॉप उठाता है, हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और गलियारे में भाग निकलता है। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागता है। नीचे उतरते हुए उसका फोन एक बार फिर बजता है। आखिरी कॉल। वो कॉल उठाता है। इस बार आवाज बिल्कुल शांत है, ठंडी। क्या कहती है? तुम अब तक बच गए राघव, अच्छा खेले, लेकिन अभी एक आखिरी सच है जिसका तुम्हें सामना करना बाकी है। आखिरी सच? और इसके बाद लाइन कट जाती है, हमेशा के लिए। राघव नीचे लॉबी में पहुंचता है, हाफ रहा है, पसीने में तरबतर। आखिरी सच? क्या मतलब? तभी उसकी गोद में रखा लैपटॉप, जो बंद हो गया था, फिर से चमक उठता है। स्क्रीन अपने आप ऑन। स्क्रीन पर फिर से लाइव वीडियो फीड, उसी के अपार्टमेंट का। लेकिन इस बार अपार्टमेंट खाली नहीं है। सोफे पर कोई सो रहा है। कौन? एक बच्चा, करीब 6-7 साल का एक लड़का, सोफे पर आराम से सो रहा है। बच्चा? उसके घर में? ये कौन है? राघव का तो कोई बच्चा नहीं है। या है। कैमरा धीरे धीरे सोए हुए लड़के के चेहरे पर जूम करता है। और वो चेहरा देखकर राघव की दुनिया घूम जाती है। वो चेहरा हूबहू कैसा? राघव के बचपन जैसा दिखता है। क्या ये क्या मोड़ है कहानी में? ये बच्चा कौन है? क्या ये राघव का बेटा है जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता? ये कहानी अब पैसों और फ्रॉड से कहीं ज्यादा पर्सनल, कहीं ज्यादा उलझी हुई हो गई है। इससे पहले कि राघव इस अविश्वसनीय सच को समझ पाता, पीछे से कोई उस पर झपटता है। कौन? वही नकाबपोश आदमी, मिस्टर मेहता। उसने राघव को ढूंढ लिया है। वो सबल से वार करता है। राघव मुश्किल से बचता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है, जान बचाने की लड़ाई। अस्पताल के खंडहर में उनकी लड़ाई की आवाजें गूंज रही हैं। और इसी संघर्ष में, धक्का मुक्की में, नकाबपोश आदमी के चेहरे से नकाब गिर जाता है। और वो कौन है? राघव उसे देखकर सन्न रह जाता है। वो कोई अजनबी नहीं, वो उसका अपना बॉस है, मिस्टर मेहता। हो, तो बॉस ही था वो नकाबपोश। मिस्टर मेहता बौखला जाता है, चिल्लाता है, हाँ मैं हूं, तुम्हें तो बस बलि का बकरा बनना था राघव। वो पैसा, वो डील, अपर्णा सब सामने लाने वाली थी। उसे चुप कराना पड़ा। और तुम कुछ ज्यादा ही जानने लगे थे। तो कातिल और मास्टरमाइंड बॉस ही है, लेकिन वो आवाज, वो कॉल करने वाला कौन था? तभी जैसे इसी सवाल का जवाब देने के लिए जमीन पर पड़ा लैपटॉप अचानक फोन की तरह बजने लगता है। स्क्रीन काली है, पर स्पीकर से वही ठंडी मशीनी आवाज आती है। आवाज कहती है, बहुत अच्छे राघव, तुमने आखिरकार अपने असली दुश्मन का चेहरा देख लिया। लेकिन असली सवाल तो अभी वही है कि मैं कौन हूं? मिस्टर मेहता भी आवाज सुनकर चौंक जाता है।
घबराकर पूछता है, ये कौन बोल रहा है? अंधेरे में लैपटॉप के स्पीकर से एक ठंडी हंसी सुनाई देती है। हंसी? हाँ, आवाज कहती है, वो लड़का मेरा है मेहता, राघव का बेटा, वो जिंदगी जिसके बारे में तुम दोनों कभी नहीं जानते थे। राघव का बेटा? आज रात की ये कहानी पैसों या धोखे के बारे में कभी थी ही नहीं। ये सच के बारे में थी, मेरे सच के बारे में। और इतना कहकर लैपटॉप की स्क्रीन पूरी तरह बंद हो जाती है। अस्पताल में घना अंधेरा छा जाता है। और फिर रात की खामोशी को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंजती है। बस उसके बाद क्या हुआ? अगली सुबह जब पुलिस अस्पताल पहुंचती है तो जगह खाली मिलती है। न राघव का कोई निशान, न मिस्टर मेहता का। कुछ भी नहीं। बस बीच में एक टूटा हुआ लैपटॉप पड़ा मिलता है, स्क्रीन चकनाचूर। और राघव के अपार्टमेंट का क्या हुआ? कैमरे, वो लड़का? अपार्टमेंट से सारे छिपे हुए कैमरे गायब, और उस रहस्यमयी लड़के का भी कोई अता पता नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है? लगभग। लेकिन एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बाकी है। क्या? राघव के गायब होने के काफी समय बाद तक उसके पड़ोसी कभी कभी दावा करते हैं कि देर रात उन्हें राघव के बंद अपार्टमेंट के दरवाजे के पीछे से हाँ, एक छोटे बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना अंत है। तो अंत में सवाल ही सवाल रह जाते हैं। राघव का क्या हुआ? बच निकला या मारा गया? मिस्टर मेहता का क्या अंजाम हुआ? और वो रहस्यमयी आवाज किसकी थी? क्या वो कोई औरत थी? उसका असली मकसद क्या था? क्या उसने राघव की मदद की या उसे भी अपने खेल का मोहरा बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, वो बच्चा कौन था? क्या वो वाकई राघव का बेटा था? अगर हाँ, तो अब वो कहाँ है? किसके पास है? ये कहानी हमें इन्हीं अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी रात की कहानी जो शुरू हुई एक फोन कॉल से और खत्म हुई एक अंतहीन रहस्य पर। वाकई ये एक ऐसी कहानी है जो दिमाग में घूमती रहती है। डर, सस्पेंस, अनिश्चितता, सब कुछ। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगियों के बारे में कितना कम जानते हैं। और कैसे एक अनजान आवाज हमारी पूरी दुनिया पलट सकती है। शायद सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर उस रात राघव ने वो पहली कॉल नजरअंदाज कर दी होती तो क्या होता?